अस्सलाम वालेकुम लिस्टनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 शो है ये माइंड मैटर्स और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे माविश खान। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है हमारी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर इनब शुजात। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो इनब। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और हमारी मेंटल हेल्थ की लास्ट जो एपिसोड गई उसका बहुत अच्छा हमें फीडबैक मिला और डेफिनेटली मतलब हमारे लिसनर्स और इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी एक बड़ा ही अहम टॉपिक और इसके ऊपर आजकल ये कि आप कह सकते हैं एक तरह से रेलेवेंट भी है लोगों के लिए। लोग काफ़ी ज़्यादा जिक्र सुन रहे हैं। मैंने खुद देखा है कि काफ़ी सोशल मीडिया वगैरह पे भी इसकी अवेयरनेस दी जा रही है और अक्सर पेरेंट्स को भी इस तरह का एक मतलब एक रहता है, क्यूरी रहती है कि मेरे बच्चे के साथ ये हो रहा है तो कहीं ये वाला मामला तो नहीं है। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के ऊपर। तो क्या होता है ना ये? जी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD ये एक न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो इस बात पर असरअंदाज होता है कि लोग किस तरह दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, हाउ दे लर्न, हाउ दे बिहेव एंड हाउ दे कम्युनिकेट। सो ये सबसे बड़ी ये चीज़ें रहती हैं कि उनका दूसरों के साथ मिलना जुलना कैसा है, उनका सोशल कम्युनिकेशन कैसा है। तो सबसे पहले मतलब ये चीज़ आ जाती है। सही। अच्छा, इसमें जैसे एक तरह जो मैंने जो नोट किया ये कि ऑटिज्म की अगर हम बात करें तो ये बच्चों में हमें ज़्यादा दिखाई देता है, मतलब एक जिक्र हो रहा होता है जी। तो इसमें छोटा बच्चा है कोई तो उसके साइंस क्या होंगे, कैसे पता चलेगा? ये थोड़ा सा जो है मैं जानना चाह रही हूँ कि किस तरह ऑटिस्टिक जो बच्चे हैं उनके अर्ली साइंस क्या होते हैं। जी जी, ऑटिज्म से जो डायग्नोज लोगों में हम वो सारे सिम्टम्स नहीं देखेंगे क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ में ज़्यादा, कुछ में कम या कुछ में सिमिलर सिम्टम्स आपको दिखेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल कम्युनिकेशन इस बात पे या उनका इंटरेक्शन हम देखते हैं इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं वो हम देखेंगे कि उनका फ्लक्चुएटिंग आई कांटेक्ट रहता है, ठीक है, या ना के बराबर आई कांटेक्ट रहता है। दे विल अपीयर नॉट टू लुक और लिसन टू पीपल हु आर टॉकिंग। आप उनका नाम बुला रहे हैं, व्हाट्स योर नेम, आप कहाँ रहते हैं, तो वो उसका ऐसे आपको अनदेखा करेंगे कि जैसे वो सुन नहीं रहे हैं। ओके जी, लेकिन वो सुन रहे होते हैं मगर वो आपको अनदेखा कर देंगे, ठीक है। दे विल हार्डली रिस्पॉन्ड टू द नेम कॉल, ठीक है। अब जैसे कोई भी छोटी मोटी आप बातें पूछें तो वो ऐसा आपको लगेगा कि बहुत सुस्त हैं, वो ऐसे दिखाई देंगे। अक्सर वो किसी पसंदीदा मौजू के बारे में या देखे बगैर दूसरों को, मतलब कि उनकी दिलचस्पी क्या है, वो उसी पे बातें करते रहेंगे। आप समझ रही हैं? मतलब मैं आपसे बात करूं और किसी ऐसे फलां टॉपिक पे बात करूं जिसमें आपकी दिलचस्पी है या नहीं ये मैं देख ही नहीं रही हूं और मैं बात करती जाऊं। तो ये थोड़ा सा एक इसका एक साइन है, एक सिम्टम है। सही। इसको एक तरह से अगर डिफाइन करें कि ये लोग अपने एक जोन में रहते हैं, है ना? जी जी, हाँ, आप कह सकते हैं। सही सही। मतलब जो उनका जोन है वो उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं, वो किसी और चीज के बारे में उनको फिक्र ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उनका अपना एक जोन। जी, दूसरों की बातों को या उनके एक्शंस को समझने में उनको काफी दुश्वारी महसूस होती है। जी, इनको दोस्त बनाने में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये हम सोशल कम्युनिकेशन में देखेंगे कि इंटरैक्ट कैसे करते हैं। तो इनका एक तो फ्लक्चुएटिंग आई कांटेक्ट होता है, दोस्त बनाने में प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों की तरफ ज़्यादा जल्दी से मिलते जुलते नहीं हैं। अब आ गया रेपिटेटिव या रेस्ट्रिक्टिव बिहेवियर, जिसमें क्या होता है कि ये कोई भी बात, कोई भी वर्ड्स दोहराते रहते हैं अपने आप में। वो समझते नहीं है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन बस वो दोहरा रहे हैं। अच्छा, जैसे जिसे इकोलेलिया भी कहते हैं। या कोई हरकत ऐसी करेंगे जिसको वो बार बार दोहराएंगे, लाइक फ्लैपिंग ऑफ हैंड्स। तो ये चीज़ बार बार करते रहेंगे। अच्छा, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को देख के बहुत खुश रहते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो देते हैं उसकी तरफ। सही। अगर इनकी डेली रूटीन में थोड़ी मामूली सी भी तब्दीली हो जाए तो इन्हें बहुत नागवार गुजरता है। आपको इनमें ये दिखेगा कि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि लाइट, टेम्परेचर या साउंड से। अगर तेज़ साउंड है तो ये लोग बहुत इसके लिए सेंसिटिव होते हैं। तो और लेकिन ऐसा ही बात नहीं है कि इनमें सिर्फ आपको कमियां ही कमियां, इनकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी है। लाइक ये नंबर्स की तरफ बहुत अट्रैक्टिव करते हैं, जैसे कि कुछ नंबर्स हों या फैक्ट्स हों, डिटेल्स हों, इनमें ये बहुत दिलचस्पी दिखाते हैं। अच्छा,
सही. और कुछ चीजें तवील अरसे तक याद रखते हैं, स्पेशली मैथ्स रिलेटेड इश्यूज, साइंस है, आर्ट्स है, म्यूजिक है, इसमें इनका इंटरेस्ट बहुत होता है. सही. तो ये इनकी स्ट्रेंथ भी है. जबरदस्त. जी. मतलब देखिए कि एक तरफ एक चीज है तो दूसरी तरफ एक पीक पे, मतलब जो यूजुअली जो नॉर्मल लोग होते हैं, Exactly, जी. जिनकी मतलब इस तरह का कोई, जिनको डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं हुआ, तो यूजुअली क्या होता है कि उनको मतलब इस तरह की स्ट्रगल करना पड़ती है, मैथ्स पे तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ती है. लेकिन जो ऑटिस्टिक एक पर्सन है तो उसकी स्ट्रेंथ ये है कि वो मैथ्स में और उन चीजों में जहाँ पे दुनिया पूरी वीक जा रही है वहाँ पे वो बहुत कमाल कर सकते हैं. जी. जबरदस्त. ग्रेट. अच्छा, इनकी अगर हम बात करें कि किस एज में, जैसे मैंने बताया वैसे यूजुअली बच्चों के बारे में ही बात हो रही होती है, तो किस एज में ये सिम्टम्स जो हैं वो अपेयर होना शुरू हो जाते हैं, पेरेंट्स महसूस करना शुरू कर देते हैं, या फिर ये कि मतलब आपको एक जाना चाहिए देखने के लिए कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है? जी. देखिए, ऑटिज्म किसी भी उम्र में डायग्नोज किया जा सकता है, लेकिन इसे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के तौर पर हम बयान करते हैं क्योंकि जनरली सिम्टम्स पहले 2 सालों में ही जाहिर हो जाते हैं, और या तो उससे पहले भी. तो अच्छा है कि अर्ली स्क्रीनिंग या टेस्ट बहुत क्रूशल है इस चीज़ के लिए. तो जैसे कि हमारे माशाल्लाह कतर में हेल्थ सेंटर्स में ये चीज़ें हैं कि बच्चों की अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट करवाए जाते हैं. तो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू नो दैट ये ऑटिस्टिक की तरफ तो नहीं है बच्चा, या किसी स्पेक्ट्रम पे तो नहीं है. ये स्पेक्ट्रम इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि इसमें वाइड वेरिएशंस होते हैं डिसऑर्डर्स के. तो इसीलिए ये हम लोग कहीं कभी भी इसमें ये डायग्नोज हो सकता है, मगर बच्चे की जब शुरुआती जो कुछ महीने या साल, एक पहले साल में इट कैन बी डायग्नोस्ड. ओके. सही. आप सुन रहे हैं माइंड मैटर्स. माइंड मैटर्स आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी. अच्छा, इसमें कॉजेज अगर देखें, मतलब जैसे आपने बोला कि शुरू के महीने और शुरू का साल, तो ये उस वक्त डायग्नोज हो सकता है. तो इसके पीछे कॉजेज क्या रहते होंगे? क्योंकि अभी तो बिल्कुल बच्चा एक तरह से माहौल भी उसको किस तरह का मिल रहा है, कुछ नहीं, वो क्या अफेक्टेड होता है, या फिर इसके कुछ और कॉजेज होते हैं? देखिए, एग्जैक्ट कॉजेज ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आज तक अननोन ही है, लेकिन रिसर्चर्स का कहना है कि ये जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन की तरफ इशारा करते हैं. जैसे कि आपका बर्थ के टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशंस हुई हों, सही, या पोस्टनेटल, प्रीनेटल, नियोनेटल टाइम पे कुछ ऐसा हुआ हो, तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखना होती हैं कि कोई इंजरी तो कॉज नहीं हुई है उस वक्त, या कोई ट्रॉमा से तो नहीं गुजरी है मदर, या इन सब चीज़ों में बर्थ रिलेटेड फैक्टर्स. लेकिन इस जगह मैं आपको ये एक बात बताती जाऊँ कि अक्सर लोगों में ये एक मिसकंसेप्शन है कि जब जो अर्ली वैक्सीन्स होती हैं उससे ऑटिज्म हो जाता है, जो कि गलत है. तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है नोट करने की कि वैक्सीन से ऑटिज्म नहीं होता है. सही. राइट. तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वैक्सीन्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए. तो अगर ऐसा कोई भी मिथ आप लोगों के जहन में था तो वो आपने बिल्कुल उसको जो है ना अब ख़त्म कर दिया है, आपको पता चल गया है. क्योंकि वैक्सीन्स देखें, अभी कितनी सारी ना बीमारियां हैं दुनिया में जो पहले हुआ करती थी, लेकिन आजकल आपको जैसे चिकन पॉक्स हो गई, अब वो आपको नहीं मिलती, या उस तरह की नहीं है रेशियो जो पहले हुआ करता था. तो वैक्सीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के मिथ्स ना रखें. अच्छा जी, तो ऑटिज्म का मतलब जो एक डायग्नोज करना है वो उसका प्रोसेस या फिर किस तरह डायग्नोज किया जाता है इसको? देखिए, डायग्नोसिस में हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, एक टीम होती है जिसमें साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियंस, इन सब की तरफ से एक स्क्रीनिंग, डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग होती है और एक कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशंस किए जाते हैं. और इन असेसमेंट्स का फोकस होता है कि बच्चे का बिहेवियर देखना या उसकी डेवलपमेंटल हिस्ट्री जानना. तो इन सब से ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डायग्नोस किया जा सकता है. सही. राइट जी. तो इस तरह से डायग्नोस हो जाता है. तो ये मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि ऑटिज्म अगर किसी के बच्चे को डायग्नोस हो जाता है, ठीक है, तो यूजुअली मैंने देखा है कि हमारे यहाँ मतलब वैसे तो खैर मतलब छोटी बड़ी कोई भी बीमारी हो तो हम थोड़े एशियाई लोग जो हैं वो पैनिक में फौरन से आते हैं. तो हम लोगों को एकदम से घबराहट हो जाती है कि अब क्या होगा.
फ्यूचर में क्या बनेगा हमारे बच्चे के साथ, वही जैसे ये एक टैबू है कि भाई कोई मतलब अगर ऐसा कुछ ब्रेन से रिलेटेड कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर है तो अब तो इसकी ज़िंदगी में इसका फ्यूचर कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, कुछ नहीं होगा इसका। तो क्या ऐसा ही है या इसकी कोई थेरेपीज़ हैं और थेरेपी से किस हद तक इम्प्रूवमेंट का चांस है? जी ऑब्वियसली महविश, इसके लिए तो बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, लेकिन सबसे पहले मैं एक एग्जांपल दूंगी एल्बर्ट आइंस्टाइन का, जो कि मुझे लगता है कि शायद सभी जानते होंगे। बिल्कुल जी, उनको ये सारी मशक्क़त आ चुकी हैं और वो ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे थे। और शुरू में उनकी टीचर्स, उनके स्कूल ने उनको निकाल दिया था ये सोच के कि ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन विद ट्रीटमेंट, विद सपोर्ट ऑफ हिज मदर, उनकी मदर ने उनके लिए रात दिन एक किया और वाकई फिर वो बच्चा जो निकला तो हम सभी के सामने है कि क्या उसने, आज तक लोग उसको जानते हैं, उनके एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाई जाती है स्कूलों में, तो क्या क्या उन्होंने वर्ल्ड को नहीं दिया। तो अगर हम ये सोचें कि जो माएँ ये सोचती हैं कि मेरा बच्चा कुछ नहीं कर सकता, तो ये सब गलत है। विद प्रॉपर ट्रीटमेंट, विद प्रॉपर सपोर्ट, जरूर जाहिर है ये बच्चे एक्सेल करते हैं और इनके बहुत एग्जाम्पल्स। हमारे करण जौहर, इनको ASD था जी। तो इसके लिए मुख्तलिफ थेरेपीज़ हैं जो हेल्प कर सकती हैं। मसलन बिहेवियर थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई या सोशल स्किल्स ट्रेनिंग हो गई। बस मकसद ये होना चाहिए कि कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स और रोज़मर्रा की सलाहियतों को बेहतर कैसे बनाना है। इसमें फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। उन्हें अंडरस्टैंड करें, सोशल इंटरेक्शन की तरफ इनको एनकरेज करें और सबसे बड़ी बात, सब्र से काम लें। और एज अ सोसाइटी वी कैन प्रमोट पब्लिक अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस, फिर चाहे वो स्कूल हो या फिर वर्क प्लेस हो या पब्लिक प्लेस हो। सही, ग्रेट, ज़बरदस्त। तो इससे मुझे आपकी बात से ये अंदाज़ा हुआ जो आपने नाम लिया अभी कि दुनिया में बड़े एक मतलब जो है ना, करण जौहर का नाम ले लें, एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम ले लें, तो इन्होंने दुनिया में ऐसे कारनामे किए और ख़ासतौर पे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मतलब दुनिया का एक तरह से कहना चाहिए नक्शा ही बदल दिया। बिल्कुल दुनिया एकदम से चेंज हो गई है इनकी जो थ्योरीज़ हैं उसकी वजह से। तो जो हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि ये कभी कभी मुँह से होता है कि आप ना मतलब नॉर्मल नहीं है, तो उसमें आप ये देखें तो वाकई मतलब ये नॉर्मल, अगर आप थेरेपीज़ से, जैसे आपने बताया, पेरेंट्स की सपोर्ट से, जो लोग हैं वो सपोर्ट करें सही तरह से, सही डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकते हैं, जैसे आपने जो मिसालें दी हैं। अच्छा, आपने भी जिक्र किया फैमिली सपोर्ट का जी, तो फैमिली किस तरह से सपोर्ट कर सकती है? फैमिलीज, आप जो कह रही हैं कि पेरेंट्स कैसे इसके लिए हेल्प कर सकते हैं, वो ये कि वो प्रोफेशनल हेल्प सीख करें, अपने बच्चों की सलाहियतों को देखें, उनकी स्ट्रेंथ्स को देखें और उनके साथ सब्र से काम लें। और ऐसी बात नहीं है कि बच्चा जो है वो कुछ कर नहीं सकता, वो बच्चा बहुत कुछ कर सकता है अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट और सही सपोर्ट मिले। ज़बरदस्त, ग्रेट। चलिए जी, तो लिसनर्स, ये आज का हमारा शो था ऑटिज़म के हवाले से। और ऑटिज़म इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला जाना जा रहा है दुनिया का लोगों में। जैसे अगर देखा जाए तो पहले के मुकाबले में या तो ये है कि इस वक्त केसेस अवेयरनेस की वजह से ज़्यादा आ रहे हैं, हो सकता है कि पहले भी इस तरह से होता हो ना। मैं इस पर भी आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम देखें अपने बचपन में, तो हो सकता है कि बच्चों के साथ इस तरह के इशूज़ होते हैं लेकिन डायग्नोज नहीं नजर आते थे। तो अब ये है कि डायग्नोज हो जाते हैं, तो उस पर लोग बोल रहे होते हैं ये पहले तो मसला नहीं था। जैसे अभी आपने वैक्सीनेशन की भी बात की है, तो ये जो है वो नंबर्स अब ज़्यादा हुए हैं या फिर हमारी यही मिसकंसेप्शन है कि पहले हम डायग्नोज पे ही नहीं जाते थे? जी, पहले भी होते थे ये केसेस, लेकिन पहले वो हेल्प शायद मैसर नहीं थी और लोग समझते नहीं थे कि ये भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। पहले लोग सिर्फ फिजिकल हेल्थ को ही प्रॉब्लम कहते थे, अगर फिजिकली की कोई प्रॉब्लम हो। मेंटल हेल्थ का इतना अवेयरनेस नहीं था लोगों में, सही जो आज है, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। तो ये आप लोगों के जहन में डेफिनेटली सवाल है, जो लोग भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपने हिम्मत नहीं हारनी। आपके बच्चे के साथ अगर इस तरह से, बस आपने जहन में रखना है, एल्बर्ट आइंस्टाइन को जहन में रखना है और ये सारी कोशिशें जहन में रखनी है जो कि हुई हैं। अगर आप सही टाइम पे सही आप थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, सही डायरेक्शन में अपने बच्चे के ऊपर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला कोई भी मेहनत ऐसी नहीं है जिसका आपको सिला नहीं मिलता। डेफिनेटली
डेफिनेटली आपका बच्चा अपनी फील्ड में एक्सेल करेगा, लेकिन उसमें आपका बड़ा रोल होगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगी. तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आपसे मिलते हैं. इनप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह लिसनर्स आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक इसी चैनल पे, इसी वक्त. आप सुनना ना भूलिएगा माइंड मैटर्स. हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज.